नमस्कार हिंदी विषय के विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज का यह व्याख्यान पत्र लेखन, सार लेखन और पल्लवन पर आधारित है। यह व्याख्यान बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस व्याख्यान के पठन पाठन के अंतर्गत आप इन उद्देश्यों से परिचित हो सकेंगे। पत्र लेखन का महत्व, पत्र के अंग, अच्छे पत्र के गुण, पत्र के प्रकार, विभिन्न प्रकारों की विशेषताएं एवं उदाहरण। आधुनिक जीवन में पत्र व्यवहार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने तथा प्राप्त करने का पत्र एक श्रेष्ठ साधन है। पत्र हमारे हृदय के विभिन्न पटलों को खोलने में सहायक होते हैं। ये हमारी भावनाओं एवं विचारों की पंखुड़ियों से निर्मित सुंदर पुष्प हैं। प्राचीन काल में भी पत्रों का बड़ा महत्व था। यातायात के साधनों के अभाव के कारण उस समय संदेश ले जाने का कार्य हंस तथा कबूतर आदि करते थे। वैज्ञानिक युग में रेल, टेलीफोन तथा तार आदि ने पत्रों के महत्व को विशेष बढ़ावा दिया है। पत्रों की परंपरा बहुत प्राचीन है। पत्र आपसी संलाप में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो वे आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन भौगोलिक दूरियों के कारण यह कभी कभी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे समय में पत्रों का एक विशेष महत्व होता है। पत्र मानवीय संबंधों में पुल का काम करता है। पत्र अपने मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन है। कई बार हम कोई बात बोल नहीं पाते, उस समय पत्रों के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। पत्र व्यवहार का आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। निबंध अथवा लेख में व्यक्ति का सारा ध्यान विषय वस्तु के प्रतिपादन की ओर रहता है, क्योंकि निबंध अथवा लेख कुछ विशेष तथ्यों पर आधारित होते हैं, सारगर्भित होते हैं, लेकिन पत्र मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्रों में निकटतम आत्मीयता रहती है तथा लेखक और पाठक दोनों सामीप्य का अनुभव करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं पत्र के अंगों की ओर। पत्र लिखने के समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन्हें हम पत्र के अंग के अंतर्गत देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं स्थान और तिथि निर्देश। पत्र के सबसे ऊपरी दाहिने किनारे पर पत्र लिखने वाले का स्थान तथा पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। प्रशस्ति, पत्र में संबोधन का विशेष महत्व है। प्रशस्ति का अर्थ होता है कि किसी को संबोधित करना और आदर सूचक संबोधन देना। तो वस्तुतः सबसे पहले पत्र पाने वाले को संबोधन ही आकर्षित करते हैं। यदि संबोधन महत्वपूर्ण है, पत्र प्राप्त करने वाले को छू लेता है, उसका हृदय को छू लेता है, तो उसकी जिज्ञासा पत्र पढ़ने के लिए और अधिक बढ़ जाती है। प्रत्येक संबोधन में लगाया गया विशेषण पत्र लेखन के व्यक्तिगत संबंधों का, व्यक्तिगत लगाव का सूचक होता है। जैसे जिस व्यक्ति से संबंध होते हैं, जो पत्र लेखक है, वैसे ही संबोधन उसको करता है। अब आते हैं हम शिष्टाचार वाक्य की ओर। संबोधन के अनुसार ही शिष्टाचार सूचक शब्द अथवा वाक्य लिया जाता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसे हम प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श लिखेंगे, और छोटे को शुभाशीष, चिरंजीवी रहो जैसे संबोधनों को लिखते हैं। मूल कथ्य, शिष्टाचार सूचक शब्द अथवा वाक्य के बाद पत्र का मूल कथ्य अत्यंत स्पष्ट, सुनिश्चित तथा रोचक रूप में लिखा जाता है। कहने का आशय है कि जो हम कहना चाह रहे हैं, लेखक जो कहना चाह रहा है, उसके पत्र में वे सारी बातें आ जानी चाहिए, तभी वो पत्र वास्तव में पत्रों की श्रेणी में आएगा। किसी प्रकार का उलझाव, घुमाव फिराव विषय में नहीं होना चाहिए। यदि विषय लंबा है और विचार के बिंदु अधिक हैं, तो उन्हें अनुच्छेदों में बांटकर लिखा जाना चाहिए। मूल कथ्य में ही पत्र लेखक की क्षमता, कलात्मकता, शिल्प और शैली का परिचय मिलता है। समापन निर्देश, मूल विषय अथवा कथ्य लिखने के पश्चात उसका समापन बड़े संयत और कलात्मक रूप में किया जाना अपेक्षित है। अर्थात जब हम पत्र समाप्त करते हैं तो वो समाप्ति भी हमारी प्रभावपूर्ण ढंग से होनी चाहिए।
पत्र समाप्त करने से कुछ पहले मौसम की चर्चा की जा सकती है, आत्मीयजनों के बच्चों के बारे में पूछताछ कर सकते हैं और कुशल क्षेम आदि पूछा जा सकता है। अंत में स्वनिर्देश के अंतर्गत पत्र प्राप्त करने वाले के साथ अपने संबंधों को रेखांकित करते हुए अपना नाम लिखना चाहिए। अगला है पता। लिफाफे पर, अंतर्देशीय पत्र पर अथवा पोस्ट कार्ड पर नीचे दाहिनी ओर पत्र प्रेषक को अपना नाम लिखना चाहिए। यदि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर अपना पूर्ण पता नहीं दिया गया है तो उसे यहीं अर्थात नीचे दाईं ओर लिख सकते हैं। पत्र प्राप्त करने वाले का पता। पत्र के बाईं ओर पता लिखा जाना चाहिए। पत्र में इन विशेषताओं का समावेश कर विभिन्न प्रकार के पत्रों का प्रारूप इस प्रकार होगा। अब एक उदाहरण हम देखते हैं। अपने से बड़ों के लिए लिखा जाने वाला पत्र। दाहिनी ओर देख रहे हैं आप, पता लिखा हुआ है और दिनांक लिखी गई है। बाईं ओर संबोधन है, जैसा हमारा रिश्ता है उसके अनुसार ही संबोधन किया गया है। प्रशस्ति की गई है, उसके बाद जो विषय हमें लिखना है, जो संदेश हमें भेजना है या कुछ जानकारी लेना है, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। और अंत में आपका आज्ञाकारी जो भी है उसको अपना नाम लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। समवयस्कों को लिखा जाने वाला पत्र। इसमें भी दाहिनी ओर हम पता लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे, बाईं ओर संबोधन लिखेंगे, प्रशस्ति लिखेंगे, मूल कथ्य लिखेंगे और इसके बाद दाहिनी ओर नीचे हम अपना नाम लिखेंगे। अपने से छोटों के लिए लिखा जाने वाला पत्र। इसका भी तरीका यही है, दाहिनी ओर पता और दिनांक, बाईं ओर संबोधन और प्रशस्ति, फिर मूल कथ्य और नीचे दाईं ओर अपना नाम। तो बच्चों, आपने जान लिया कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों को पत्र लिखा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अच्छे पत्र के गुणों की ओर। तो सर्वप्रथम जो पत्र लिखने के लिए आवश्यक है, स्पष्टता। तथ्य अथवा विचार संप्रेषित। किसी भी पत्र को लिखने के लिए उसमें जो सारे तथ्य हैं वे स्पष्ट रूप से आने चाहिए, अर्थात जो पत्र लेखक है क्या कहना चाह रहा है स्पष्ट रूप से उसमें अंकन होना चाहिए। कथन की सत्यता, अर्थात किसी भी प्रकार की भ्रम उत्पन्न करने वाली जानकारी पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्तता, अनावश्यक बातों को पत्र लेखन में नहीं लिखना चाहिए। जितना छोटे से छोटा, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह दी जाए उतना अच्छा है। पूर्णता, पत्र में किसी भी प्रकार की अपूर्ण बात नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि यदि अपूर्ण बात आप लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों कि जिसे पत्र मिल रहा है वह भी आपके मंतव्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि जो कुछ भी लिखें उसे पूरी तरीके से लिखें। शिष्टता, शिष्टता तो हमारा प्रबल अस्त्र है, अर्थात हमें इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और इस पत्रों में भी हमें शिष्टतापूर्ण नम्र भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। सरल तथा आकर्षक शैली, पत्र की भाषा ऐसी हो कि एक बार जो भी पढ़े उस पर वो उसका प्रभाव पड़ जाए। तो कोई कठिन भाषा, तत्सम शब्दों का प्रयोग पत्र में नहीं करना चाहिए। सीधी सरल भाषा और आकर्षक भाषा का प्रयोग ही पत्र में किया जाना चाहिए। तो बच्चों, अभी तक आपने जाना पत्र की परिभाषा, पत्र लेखन का महत्व, पत्र के अंग, अच्छे पत्र के गुण। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इनके आधार पर कुछ प्रश्न किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे पत्र लेखन का क्या महत्व है। तो मुझे विश्वास है बच्चों कि इतने व्याख्यान के इतने अंश के पश्चात आप समझ रहे होंगे कि पत्र लेखन का आपके जीवन में कितना महत्व है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पत्र लेखन के माध्यम से ही एक दूसरे को बताई जा सकती हैं। और आजकल जितने भी जो शासकीय जहाँ पर आवेदन किए जाते हैं, शासकीय अर्धशासकीय, वहाँ पर तो पत्र लेखन महत्वपूर्ण है ही और हमेशा रहेगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया था, निश्चित रूप से आपको पता होंगे। अब एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल कर लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण पत्र लेखन का नहीं है। तो पहला देखते हैं प्रशस्ति, दूसरा मूल कथ्य, शिष्टाचार वाक्य, विस्तार। तो बताइए बच्चों कि इनमें से कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही समझा आपने, विस्तार, अर्थात पत्र लेखन में विस्तार नहीं होना चाहिए। अभी देखा ना आपने, सुना भी है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम आगे बढ़ें। पत्रों के प्रकार। तो पत्रों के प्रकार मुख्य रूप से
ये आपके सामने है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र पत्रों के अंतर्गत जिनसे हमारे निजी संबंध होते हैं उनको लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र, और औपचारिक पत्र शासकीय पत्र मुख्य रूप से इनके अंतर्गत आते हैं। तो अब देख लें अपन कि अनौपचारिक पत्र आखिर क्या है। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। और जो औपचारिक पत्र हैं, यह पत्राचार उन्हीं लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। इनमें औपचारिकता और कथ्य संदेश ही मुख्य होता है, अर्थात जितनी हमारे लिए आवश्यक है बातचीत, हम उतनी बात ही इस पत्र में लिखते हैं। और जो अनौपचारिक पत्र हैं उनमें हम थोड़ी सी कुशल क्षेमता के साथ कुछ थोड़ी अलग तरह की बातचीत भी कर लेते हैं। तो ये मुख्य रूप से इन दोनों के बीच में अंतर है। अब अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत निजी पत्र आते हैं। निजी पत्रों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, संबंधियों को पत्र और मित्र को पत्र। औपचारिक पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र और आवेदन पत्र। व्यावसायिक पत्र भी दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखे जाने वाले पत्र और दूसरा है व्यावसायिक संस्थान द्वारा दूसरे व्यावसायिक संस्थान को लिखे जाने वाले पत्र। तो अब देखिए कि निजी पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। पत्रों के विषय, परिस्थिति और समय के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। बधाई पत्र, शोक पत्र और निमंत्रण पत्र, जिनके साथ हमारी आत्मीयता होती है, उनको हम हर बातचीत अपनी बताना चाहते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम उन्हें बताना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं। कभी कुछ हमारे यहाँ कोई समारोह इत्यादि होता है तो हम उनके लिए निमंत्रण पत्र इत्यादि भेजते हैं। तो निजी पत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम है पत्र प्रेषक का नाम एवं पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय, अभिनिवेदन। अब इनको किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका ये प्रारूप आप देख लें कि दाईं ओर स्थान और पता लिखा जाएगा, दिनांक लिखी जाएगी, बाईं ओर संबोधन लिखा जाएगा, अभिवादन लिखा जाएगा और विषय कि किस विषय में हमने ये पत्र लिखा है, और उसके बाद अभिनिवेदन कि हम उनसे क्या चाह रहे हैं, जिसे हमने पत्र लिखा है उनसे हम क्या निवेदन कर रहे हैं। एक उदाहरण देखिए, दाहिनी ओर पता दिया गया है 211 करिश्मा अपार्टमेंट, यमुना पार, दिल्ली। डेट लिखी गई है मार्च 2008। बाईं ओर संबोधन है, आदरणीय पापा जी, सादर नमस्कार। कल ही संध्याकालीन डाक से आपका पत्र मिला और डैश डैश, आपको जो कुछ भी आगे लिखना है कि मेरी पढ़ाई के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है, या मेरी जो पढ़ाई है वह अच्छी तरह से चल रही है, मैं अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आपने अपने पत्र में कोई उनका पत्र आया हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। पत्र परीक्षा में आपकी बेटी, अपना नाम और नीचे अपना पता भी आप लिख सकते हैं। अब व्यावसायिक पत्र में देखिए, व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यावसायिक संस्थान को ये पत्र लिखे जाते हैं, और दूसरा किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा किसी अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लिखे गए पत्र। अब व्यावसायिक पत्रों के संदर्भ में कुछ बातें आपको जानना आवश्यक हैं, तो चलिए हम इनके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो व्यावसायिक पत्र पूरी तरीके से औपचारिक पत्र होते हैं, मूल रूप से कामकाज से संबंधित होते हैं। इनमें अनौपचारिक बातें नहीं लिखी जाती। आप जान ही गए हैं, पत्र व्यवहार हमेशा संस्था के लेटर हेड पर किया जाता है, और जो संस्था का लेटर हेड होता है उसमें संस्था का पता, उसका स्थान और उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह लिखा होता है। व्यावसायिक पत्र विशिष्ट व्यक्तियों या व्यापारिक संस्थाओं से इसके संदर्भ में पत्र व्यवहार किया जाता है, इसलिए इन पत्रों पर पत्र संख्या या क्रमांक अवश्य लिखा जाना चाहिए। होता क्या है कि जब पत्र क्रमांक वगैरह यदि नहीं हो तो इनका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता, इसलिए
ऊपरी बाईं ओर पत्र क्रमांक और कहाँ से ये पत्र जारी किया गया है, ये पूरा उसमें उसका विस्तार से मतलब लिखा रहता है। और इसके माध्यम से कभी पत्र गुम जाता है या कहीं यहाँ वहाँ हो जाता है, तो उस स्थिति में ये पत्र को आसानी से, पत्र की एक कॉपी रखी जाती है, कार्यालयीन पत्र जिसे हम ओसी कहते हैं, तो उसे ढूंढने में आसानी होती है। संबोधन औपचारिक होता है। प्रिय महोदय गण का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। आपने व्याकरण में देखा ही है कि चाहे हम किसी एक व्यक्ति को संबोधित करें या बहुत से व्यक्तियों को, केवल महोदय, प्रिय महोदय ही लिखा जाएगा, गण का प्रयोग वहाँ पर नहीं होगा। इसमें व्यावसायिक पत्रों में जो विषय वस्तु अभीष्ट होती है, अभीष्ट यानी जो चाही गई हो, मतलब जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक नहीं लिखना चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त भी होनी चाहिए। इसका अंत औपचारिक होता है। भवदी शब्द अंत में लिखा जाता है। भवदी के बाद किसने भेजा है, अपना नाम और हस्ताक्षर उसमें लिखे जाते हैं। हस्ताक्षर का महत्व, इन पत्रों में हस्ताक्षर का विशेष रूप से महत्व है, क्योंकि इसमें हस्ताक्षर वही करेगा जो संस्था का प्रमुख होगा अथवा वहाँ का व्यवस्थापक होगा। यदि पत्र के साथ पहले के पत्र अथवा किसी करार आदि की प्रतिलिपि भेजनी हो, तो उसका उल्लेख पूरा पत्र समाप्त हो जाने के बाद दाईं ओर कोने में लिख दिया जाता है। यदि प्रस्तुत पत्र की प्रतिलिपि किसी और व्यक्ति अथवा संस्था को भेजना अभीष्ट हो, तो उसका उल्लेख भी दाईं ओर नीचे ही किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों के प्रकार, व्यावसायिक पत्र कई तरह के होते हैं। चलिए देखते हैं कितने प्रकार के व्यावसायिक पत्र होते हैं। तो नौकरी से संबंधित पत्र, सूचनादायी तथा भुगतान संबंधी पत्र, क्रयादेश पत्र, शिकायती पत्र, गश्ती पत्र, बैंक संबंधी पत्र, एजेंसी संबंधी पत्र, बीमा संबंधी पत्र, व्यवहारिक पत्र, मूल्य की पूछताछ संबंधी पत्र और विविध पत्र। एक आवेदन आप सामने देख रहे हैं, ये आवेदन किसी नौकरी के लिए किया गया है और इसे आप पूरी तरीके से देखिए कि किस जगह पे कौन सी चीज़ लिखनी है। तो आइए अब इसे देखते हैं। नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र, दाईं ओर शिवाजी नगर भोपाल, बाईं ओर सेवा में जिलाधीश महोदय। निवेदन है कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके कार्यालय में एक लिपिक की आवश्यकता है। मैं इस रिक्ति के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तुत करता हूं। मेरी योग्यताएं इस प्रकार हैं: BA द्वितीय श्रेणी, टाइप का पूर्ण ज्ञान, गति 50 शब्द प्रति मिनट, अनुभव 1 वर्ष, आयु 24 वर्ष। मुझे अंग्रेजी और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है। आशा है आप मेरी योग्यता को देखते हुए अपने अधीन काम करने का अवसर प्रदान करेंगे। मैं सच्चाई एवं ईमानदारी के साथ काम करने का आश्वासन दिलाता हूँ। और प्रार्थी, अब आइए इसे आप पूरी तरीके से देखिए किस प्रकार से इसको बताया गया है। ये आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर पता लिखा हुआ है, किस स्थान से भेजा जा रहा है, संबोधन है, किसे भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। ये आपने अभी अभी देखा, मैंने आपको बताया कि लिपिक के लिए आवेदन किया गया है और इसी के संदर्भ में ये सारी योग्यताएं लिख करके भेजी हैं। BA द्वितीय श्रेणी, टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान, गति 50 शब्द प्रति मिनट, अनुभव 1 वर्ष और आयु 24 वर्ष। और नीचे अपनी निष्ठा का इसमें परिचय दिया गया है और जिसने भेजा है अपना नाम, पता। इसके बाद में एक और मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है एक बात, कि इसमें संलग्न जो भी आप इसमें पत्र लगाएंगे, संलग्न जो भी पत्र लगाएंगे, यहाँ पे उनका उल्लेख कर देना चाहिए। जितने भी लगाते हैं आप नंबर डाल करके उनका उल्लेख कर दीजिए। तो बच्चों, निश्चित रूप से आपको नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र करना आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं शासकीय पत्रों की ओर। शासकीय पत्र, इसमें भी बाईं ओर देखिए आप, सेवा में इसमें श्रीमान अधिकारी का पद। एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो शासकीय पत्र हैं वे हमेशा किसी अधिकारी को ही संबोधित करके लिखे जाते हैं और अधिकारी और मुख्य रूप से उसके पद को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। इसलिए इसमें कुछ औपचारिकताओं का निर्वाह करना आवश्यक होता है। तो देखिए, श्रीमान अधिकारी का पद, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, जहां भी हम इस पत्र को भेज रहे हैं। आगे देखिए, महोदय, सविनय निवेदन है कि आपको जो कुछ भी लिखना है आप उसको आगे लिखेंगे। आशा है आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। नीचे
दाहिनी ओर नीचे हस्ताक्षर लिखिए, अपना नाम लिखिए और पदनाम भी लिखिए। और बाईं ओर नीचे आपको दिनांक लिखनी होगी। अर्धशासकीय पत्र भी शासकीय पत्रों की तरह ही होते हैं। इसमें केवल एक अंतर होता है कि जो अर्धशासकीय पत्र हैं, जब वे किसी संस्था को लिखे जाते हैं तो उनसे कुछ अपेक्षा के साथ लिखे जाते हैं। पत्र देखिए, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल। अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 516 30/8, जो भी डेट है आपको डालनी हो। भोपाल, दिनांक 22/4/8। क ख ग नाम लिखेंगे आप सचिव, मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2007-8। प्रिय नाम लिखेंगे श्री करके। उत्कृष्टता और सृजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए एक समिति गठित की जा रही है। आपसे आग्रह है कि आप अपनी स्वीकृति उसमें इस हेतु भेजने का कष्ट करें, या जो भी आपको लिखना हो। शुभकामनाओं सहित संलग्न नामांकन प्रपत्र और आपका अपना नाम। प्रति जिसे हम इस पत्र को भेज रहे हैं, नीचे इसको बाईं ओर उसका एड्रेस लिखा जाएगा। आज के इस व्याख्यान में आपने पत्रों के प्रकार, पत्रों के महत्व, पत्रों के अंग, पत्रों की विशेषताएं, पत्रों का स्वरूप आदि पत्र से संबंधित बहुत सी बातों का अध्ययन किया। और बच्चों, निश्चित रूप से आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। हिंदी विषय के विद्यार्थियों, व्याख्यान के इस द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है। व्याख्यान के प्रथम सत्र में आपने जाना पत्र का महत्व, पत्र के अंग, पत्रों के प्रकार, विभिन्न प्रकारों की विशेषताएं और उनका महत्व और उनके प्रारूप। तो आइए अब हम इस व्याख्यान के अंतर्गत पत्र लेखन, सार लेखन और पल्लवन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह व्याख्यान BA, BSc, BCom, BHSC प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस व्याख्यान के पठन पाठन के अंतर्गत हम इन उद्देश्यों से परिचित हो सकेंगे। आवेदन पत्र का स्वरूप, आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन पत्रों का वर्गीकरण, सार लेखन का अर्थ एवं महत्व, सार लेखन की रचना प्रक्रिया, सार लेखन की शैली, पल्लवन का अर्थ एवं महत्व, पल्लवन की रचना प्रक्रिया। आवेदन पत्र। आज के इस वैज्ञानिक युग में पत्र लेखन का अपना महत्व तो है ही, साथ ही ईमेल के माध्यम से भी हम अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक बात कही जा सकती है। आवेदन पत्र का स्वरूप, आवेदन पत्र कैसे लिखें, इसके अंतर्गत बच्चों हम जानेंगे कि आवेदन पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो आवेदन पत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण पत्र हैं और इन्हें कैसे लिखा जाए ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अभिव्यक्ति तथा विचारों में क्रमबद्धता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी भी आवेदन को लिखने से पहले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उसमें आपके जो विचार हैं वो किस क्रमबद्ध, मतलब कौन से विचार पहले आने चाहिए और कौन से विचार बाद में आने चाहिए। आवेदन पत्र लिखने के लिए भाषा शिष्ट व संयत होनी चाहिए, अर्थात भाषा में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए और अनावश्यक उलझाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही अलंकृत भाषा का प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग। आवेदन पत्र में लंबे लंबे विस्तार वाले जो वाक्य हैं उनका प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि छोटे वाक्य जितने प्रभावपूर्ण ढंग से हम लिखेंगे उतना ही अधिक प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। बड़े आवेदनों को परिच्छेदों में बांटना चाहिए। परिच्छेद यानी पैराग्राफ जिसे आप बोलते हैं, उसी को हम हिंदी में परिच्छेद बोलते हैं। तो विषय प्रकरण यानी किस विषय में हम ये आवेदन कर रहे हैं। जब हम विषय को, जिसे हम मूल कथ्य भी बोलते हैं, इस मूल कथ्य को जब हम विस्तार से लिखेंगे, विस्तार का मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से लिखेंगे, तभी उसका जो कथ्य है या जो मूल तथ्य है वह स्पष्ट हो सकेगा और उसका जो निष्कर्ष है, जो अंत है उसका, उसमें भी हमें सार में कुछ बातें अपनी लिख देना चाहिए। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि जिस भी अधिकारी को हम आवेदन कर रहे हैं तो वो कम से कम शब्दों में निष्कर्ष पढ़कर ही हमारी बात को जान लेगा
और अंत हम उसका प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना मतलब निवेदन, कि हम मेरा ये निवेदन है। आप लिखते ही हैं पत्रों को कि निवेदन है कि, तो मतलब क्या हुआ कि प्रार्थना करना, उनसे निवेदन करना, तो उसके अनुसार ही अधिकारी उस पत्र पर ध्यान देंगे। आवेदन पत्रों का प्रारूप। प्रारूप देखिए किस प्रकार से ये आवेदन लिखे जाएंगे। शीर्षक भाग, जो आवेदन का मुख्य बिंदु है, शीर्षक यानी कि क्या हम लिखना चाह रहे हैं, उसे हम शीर्षक में मुख्य रूप से लिखेंगे। उसके बाद है मुख्य भाग, उसके अंतर्गत कौन से विषयों को हमने लिया है, और नीचे आएगा अधोभाग। सबसे पहले हम शीर्षक को विस्तार से देख लें कि जिस अधिकारी के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करना है उसके पद का नाम, कार्यालय का नाम और स्थान लिखा जाना चाहिए। जो आपका मुख्य शीर्षक है वो बिल्कुल सबसे ऊपर आएगा और उसमें ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। प्रारंभ में कोने में सेवा में लिखकर ही अधिकारी का पद लिखा जाना चाहिए। तो कहाँ लिखेंगे बच्चों आप सेवा में? बाईं ओर, और अधिकारी का पद भी आपको बाईं ओर ही लिखना होगा। ये उदाहरण एक आपके सामने है कि सेवा में किसको लिख रहे हैं हम पत्र? कुल सचिव को, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। तो इसको हमने बाईं ओर लिखा है। मुख्य भाग, किसी भी पत्र की मुख्य विशेषता है उसका मूल कथ्य। इसमें वे सारी बातें समाहित होंगी जो हम अधिकारी से चाहते हैं या जिसके लिए हमने आवेदन किया है। वे सारी बातें तथ्यात्मक रूप से मुख्य भाग के अंतर्गत लिखी जाएंगी। मुख्य भाग का आरंभ आदर सूचक संबोधन से किया जाना चाहिए एवं अंत आभार सूचक शब्दों के साथ करना चाहिए। एक उदाहरण देखिए, महोदय सविनय निवेदन है डैश डैश, यानी आगे आपको जो भी लिखना है, आशा है आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। अधोभाग, अधोभाग के अंतर्गत भवदीय दाईं ओर कोने में लिखा जाता है। उसमें फिर आवेदक अपना नाम लिखेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा और पदनाम भी लिखेगा। दिनांक बाईं ओर लिखी जाएगी और इसके बाद संलग्न, जो भी हम संलग्न कर रहे हैं, जो भी पत्र हमने साथ में लगाए हैं, वे सारे संलग्न लिख करके नीचे क्रमबद्ध रूप से लिखे जाएंगे। आवेदन पत्रों का विवरण। कार्यालयीन कार्य और वित्तीय कार्य। कार्यालयीन कार्य वे होते हैं जो कार्यालयों के माध्यम से किए जाते हैं, अर्थात जो कार्य कार्यालय में किए जाएं, वे सारे कार्य कार्यालयीन कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत देखिए विभिन्न प्रकारों की छुट्टियां, स्थानांतरण, स्थायीकरण, मानदेय और वित्तीय कार्यों के अंतर्गत हम लेंगे वेतन वृद्धि, पदोन्नति, वरिष्ठता, विभिन्न प्रकार के अग्रिम, विशेष वेतन वृद्धि। अन्य पत्रों के अंतर्गत हम संपादक के नाम पत्र, अभिनंदन पत्र जैसे पत्रों को समाहित करेंगे। तो संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं वे आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संपादक के नाम पत्र वर्तमान युग का एक प्रबल एवं अचूक अस्त्र है, क्योंकि इसके माध्यम से एक आम जनता जो कुछ भी कहना चाहती है, इस पत्र के माध्यम से वह अपनी बात हर एक के सामने पहुंचा सकती है। क्योंकि पत्र, समाचार पत्र तो लगभग सभी पढ़ते हैं। इन पत्रों के माध्यम से हम सरकारी नीतियों, योजनाओं के पक्ष विपक्ष में तथा अनाचारों, अन्याय के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इसके साथ ही समय समय पर हम इसके माध्यम से अपने बहुमूल्य सुझाव भी दे सकते हैं। संपादक के नाम पत्रों के प्रकार। संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं वे कई रूप में लिखे जाते हैं, उन पर हम यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। समस्या प्रधान पत्र, आलोचनात्मक पत्र। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं समस्या प्रधान पत्र। जब भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई समस्या है, समाज में कोई समस्या है या किसी अधिकारी से समस्या है, तो ऐसे समस्या उठाकर हम संपादक के नाम इस प्रकार के पत्र भेज सकते हैं। आलोचनात्मक पत्र, कभी यदि किसी बात की आलोचना करनी हो, आलोचना से मतलब कि ये काम और बेहतर तरीके से इस प्रकार से किया जा सकता है, तो वहाँ पर आलोचनात्मक पत्रों को लिखा जाता है। शिकायती पत्र,
किसी अधिकारी या किसी अन्य से संबंधित कोई शिकायत हो तो भी, या शासन से भी कोई शिकायत हो सकती है, तो संपादक के नाम पत्र इस प्रकार के लिखे जा सकते हैं। सुझाव संबंधी पत्र, कभी कभी हमें कोई सुझाव देने होते हैं, कुछ नए नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं, और यदि हम उनकी चर्चा किसी दूसरे से करें, उनको बताएं, तो सुझाव संबंधी पत्र भी लिखे जाते हैं। स्पष्टीकरण पत्र, कई बार कोई नेता या अधिकारी जिनके किसी वक्तव्य का कोई गलत मतलब निकाल लिया जाता है, तो उस समय वे अपना स्पष्टीकरण समाचार पत्रों के माध्यम से भी दे सकते हैं। संवाद लेखन पत्र, इन पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं कि कभी कभी किसी संस्था में कोई समारोह होता है, तो उसकी जो रिपोर्ट है वे उस रिपोर्ट को संपादकों के पास में भेजते हैं, तो ये संवाद लेखन के अंतर्गत आते हैं। समीक्षात्मक पत्र, कभी कभी किन्हीं कार्यों की समीक्षा की जाती है, या कई बार लेखन की भी समीक्षा होती है, तो ये सारे पत्र समीक्षात्मक पत्रों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अपील, कई बार कोई किसी जनता से या शासन से या व्यक्तिगत रूप से भी हम अपील कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि किसी को किडनी चाहिए या ब्लड चाहिए, रक्तदान की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में अपील आप देखते हैं पेपर में, पढ़ते भी होंगे। तो आइए अब हम एक उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं, तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो ये पत्र आप देख रहे हैं सामने, तालाबों का करें जीर्णोद्धार, ये पत्र एक सुझाव संबंधी पत्र है। संपादक के नाम लिखा गया है इस शीर्षक से, महोदय, समाचारों में सुना था कि बुरहानपुर के 300 कुओं को हजारों साल पहले जोड़ा गया था, जो आज भी जनता को शीतल जल उपलब्ध करा रहा है। इसी तरह सरकार को चाहिए कि वह पुरानी बावड़ियों, कुओं और तालाबों का जीर्णोद्धार कर उन्हें लोगों के लिए उपयोगी बनाए। तो ये क्या है, एक सुझाव है, सरकार को दिया जा रहा है कि पानी की कमी है, तो किस प्रकार से पानी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है या जल को संचित किया जा सकता है। तो अभी तक आपने जाना आवेदन पत्र का स्वरूप, आवेदन पत्रों का प्रारूप, आवेदन पत्रों का वर्गीकरण। तो आइए अब हम इस व्याख्यान के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। निम्नलिखित पत्रों में से निजी पत्र कौन सा है? समस्या प्रधान पत्र, निमंत्रण पत्र, समीक्षात्मक पत्र और स्पष्टीकरण पत्र। अब बताइए इनमें से कौन सा है निजी पत्र? निमंत्रण पत्र, ये निजी पत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत निमंत्रण देना मूलतः बिल्कुल अनौपचारिक है, जिससे हमारे आत्मीय संबंध होंगे, उन्हीं को निमंत्रण पत्र दिया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पत्रों में से व्यावसायिक पत्र कौन सा है? अभिनंदन पत्र, विवाह पत्र, क्रयादेश संबंधी पत्र और संवेदना पत्र। बताइए कौन सा है व्यावसायिक पत्र? क्रयादेश संबंधी पत्र व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत आता है। सार लेखन, अब हम दूसरे व्याख्यान का जो दूसरा भाग चल रहा है, उसमें अब हम एक नई चीज देखेंगे, सार लेखन। सार लेखन क्या है? तो सार लेखन, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सार लेखन हम किसे कहते हैं। कि किसी भी विस्तार से लिखी गई बात को जब हम संक्षिप्त करते हैं, उसे कम से कम शब्दों में और प्रभावपूर्ण ढंग से बताना चाहते हैं, तो उसे हम सार लेखन कहते हैं। सार लेखन अथवा सारांश लेखन अधिक शब्दों में कही गई बात को कम से कम शब्दों में कहने या लिखने का कौशल ही सार लेखन कहलाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपनी बात मंत्रों के रूप में कहते थे, अर्थात जिसमें एक भी अक्षर या शब्द निरर्थक ना हो। मंत्र कैसे होते हैं? बहुत कम शब्दों में कह दिए जाते हैं। जब हम उसका पल्लवन करते हैं, जो अभी अभी आप आगे देखेंगे, तो वो उसका जो पल्लवन होता है, पल्लवन अर्थात जो विस्तार, वो काफ़ी सारा हो जाता है। तो और जो संक्षिप्तीकरण है वो एक वाक्य में हो जाता है। तो सार लेखन मुख्य रूप से यही है। सार लेखन में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब एक शब्द देखिए कैसे करते हैं, जैसे वह आदमी मन की बात जानता है के स्थान पर हम केवल अंतर्यामी कह देते हैं, और अंतर्यामी कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे
जैसे हम कह देते हैं कि ईश्वर अंतर्यामी है, अर्थात वो हर एक व्यक्ति के मन की बात को जानता है। सार लेखन का महत्व। सार लेखन का हमारे जीवन में क्या महत्व है बच्चों, देखते हैं हम। समय और शक्ति की बचत। तो सबसे पहले तो जब हम सार लेखन करते हैं, अर्थात किसी भी विस्तृत बात को संक्षिप्त करते हैं, तो हमारे समय की बचत होती है और शक्ति की भी बचत होती है। विचारों में स्पष्टता। जब हम किसी भी विस्तार से की हुई बात को संक्षिप्त करते हैं तो निश्चित रूप से वो कैसी हो जाती है, तथ्यपरक हो जाती है। तथ्यपरक होने के कारण उसमें स्पष्टता अधिक आ जाती है और बात को घुमा फिराकर भी कहने की जो शैली है वो वहाँ पे समाप्त हो जाती है, अर्थात स्पष्ट रूप से एकदम से बात अपनी रख दी जाती है। मनोयोग, एकाग्रता और दृढ़ता का विकास। सार लेखन चूंकि पूरी तरीके से संक्षिप्तीकरण है, इसलिए हम जब भी सार लेखन करते हैं तो मनोयोग के साथ करते हैं। मनोयोग यानी पूरी तरह ध्यान दे करके, एकाग्रता यानी एकाग्र चित्त, मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। और दृढ़ता का विकास, अर्थात हम जो कुछ कह रहे हैं पूरी तरीके से अपनी उस बात पर अडिग रहें। शब्द संयम एवं शब्दों की मितव्ययिता की आदत। शब्द संयम मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना, बात का अनावश्यक विस्तार ना करना, ये बहुत अच्छी आदत है और सार लेखन के माध्यम से हम इस आदत को अपनाते हैं। विश्लेषण शैली का विकास। तो चूंकि ये आत्ममंथन की शैली है, अर्थात कि जो कुछ हमने देखा उसको हमने संक्षिप्त किया और उसको अंदर ही अंदर मत कर उसका विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया, इसलिए ये विश्लेषण शैली के विकास में सहायक है। अभिव्यंजना शक्ति का विकास, अर्थात हम उस विचार के मर्म तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हम उसकी बात की तह को पकड़ लेते हैं, इसलिए सार लेखन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए अब हम चलते हैं सार लेखन की रचना प्रक्रिया, अर्थात कि सार लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको लिखने में कौन कौन सी बातों की आवश्यकता है। तो वाचन एवं गणना, तथ्य चयन, लेखन, पुनरीक्षण। सबसे पहले हम देखेंगे वाचन एवं गणना। जब हमें किसी भी पैरा का, किसी भी परिच्छेद का जब हम सार लेखन करने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम उसे बहुत एकाग्र चित्तता के साथ पढ़ें, उसका वाचन करें, उसका अध्ययन करें, पूरे मनोयोग के साथ उसको समझें और उसके तथ्यों को जानने की कोशिश करें। और हमें कितने शब्दों में उसकी गणना करना, उसका सार लेखन करना है, ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरा है तथ्य चयन, अर्थात जो उसमें से मुख्य बातें हैं वे पूरी तरीके से हमारे मस्तिष्क में आ जानी चाहिए। लेखक क्या करता है कि किसी भी चीज़ को जब लिखता है, कहीं भी अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है, तो उस स्थिति में वो कुछ कहावतों का, मुहावरों का अलंकारिक प्रयोग कर देता है। तो सार लेखन का अर्थ क्या होगा, उस लेखक ने तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से तथ्यों का चयन करना है, अर्थात जो मूल बिंदु हैं उन्हीं को हमें लेना है, अनावश्यक बातों को हमें हटा देना है। लेखन, तो लेखन अर्थात जो सार लेखन किन तथ्यों पर आधारित होता है, किन प्रश्नों पर आधारित होता है, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार से उनके उत्तर लिखे जाते हैं ये हमें जानना आवश्यक होता है। तो अवतरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, अर्थात उसमें सार लेखन में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और वे उत्तर कैसे होते हैं ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये उत्तर तथ्यों पर आधारित होते हैं, मतलब आधारित होना चाहिए। हम जो भी प्रश्न है उसका जब हम उत्तर दें तो वो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित हो। संक्षिप्तता अर्थात कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना। अपूर्णता का आभास नहीं होना चाहिए, कहीं भी हम उस बात को अधूरी ना छोड़ें। जो भी हमने बिंदु उठाया है उसे पूरी तरीके से हम पूर्णता प्रदान करें, अर्थात अपनी बात का अंत करें। उत्तर अवतरण की भाषा में ना होकर अपनी भाषा में हो। जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनके उत्तर हम उन परिच्छेदों से ना उठाकर उसे अपनी भाषा में ही लिखें, तभी वे उत्तर ज़्यादा प्रभावपूर्ण होंगे। अवतरण का शीर्षक अर्थात जो भी परिच्छेद हमें दिया गया है उसे हम पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और उसके बाद उन शीर्षक पर विचार करेंगे।
तो शीर्षक लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। शीर्षक मुख्य विषय को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात जो भी शीर्षक दिया जाए उसमें पूरा जो परिच्छेद है वो समाहित हो जाना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। तथ्य को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, अर्थात शीर्षक को पढ़कर ही उसको देखकर ही हमारे मस्तिष्क में ये बात आ जाए कि इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है। क्रिया का प्रयोग नहीं, जो शीर्षक हम लिखेंगे उसमें क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सार या संक्षिप्त, सार लिखने की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए। मतलब जब हम किसी भी अनुच्छेद का, परिच्छेद का सार लेखन करेंगे तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में इसका विभाजन कर लेंगे। पहला है प्रारूप तैयार करना और दूसरा है अंतिम रूप देना। प्रारूप तैयार करना अर्थात उसका एक खाका हम बिठा लेंगे कि हमें किन किन मूल तथ्यों को लेना है और उसमें कितना विस्तार करना है जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों, और उस सार लेखन को अंतिम परिणति में किस प्रकार से हमें पहुंचाना है, ये बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सार लेखन की शैली, शैली का मतलब क्या है कि कैसे सार लेखन को लिखा जाए। शब्दाडंबर अर्थात वे शब्द जो उलझाने वाले हों, वे शब्द जो उलझन पैदा करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अलंकारों, विशेषणों, क्रिया विशेषणों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो लेखक है वो अपनी बात प्रभावपूर्ण कहने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग करेगा, कहावतों का प्रयोग करेगा, मुहावरों का प्रयोग करेगा, कुछ विशेषणों को भी लगाएगा, लेकिन हमें जब सार लेखन हम करेंगे तो इन चीज़ों को हम छोड़ देंगे। मूल शब्दों का उपयोग नहीं, मैंने अभी आपको बताया था जो मूल भाषा है उससे परे हटकर हमें अपनी भाषा में ही सार लेखन लिखना चाहिए। बड़े बड़े वाक्यों अथवा कुछ शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे भक्ति, भक्ति क्या है? ईश्वर अथवा पूजनीय व्यक्ति के प्रति अनन्य निष्ठा को भक्ति कहा जाता है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा की वक्रता का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वक्रता का से क्या आशय है? वक्रता यानी टेढ़ापन, मतलब ऐसी भाषा जो पाठक को उलझन में ला दे या उलझन पैदा कर दे या भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा कर दे, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा शैली व्याकरण नियमों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष कथन का उपयोग नहीं होना चाहिए। पल्लवन, पल्लवन सार लेखन का उल्टा है। सार लेखन में किसी अवतरण में व्यक्ति विचारों या अनुभवों को संक्षेप में व्यक्त करता है, और पल्लवन में किसी सूत्र, सुभाषित या संक्षिप्त बात को विस्तार में समझाकर व्यक्त किया जाता है। पल्लवन का अर्थ होता है पत्तों से भरण। पल्लवन में धीरे धीरे शब्द संख्या अधिकाधिक होती जाती है। हिंदी में पल्लवन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के एक्सपेंशन के प्रतिरूप में हुआ। एक्सपेंशन का अर्थ है फैलाव। जब किसी वाक्यांश, सूक्ति, उद्धरण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों, दृष्टांतों, कल्पनाओं आदि का सहारा लिया जाता है, तब उसे पल्लवन कहते हैं। तो पल्लवन में किसी भी बात को, किसी भी सूक्ति को हम विस्तार से बताते हैं, क्योंकि एकदम सूक्ति कहने से हमें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसलिए उस सूक्ति को जब हम विस्तार देते हैं, उसका अर्थ बताते हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, तो यही पल्लवन के अंतर्गत आता है। पल्लवन का महत्व, पल्लवन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ती है। पल्लवन वस्तुतः संप्रेक्षण कला है, वह अभिव्यक्ति को निखारती है। अभिव्यक्ति का निखार ही व्यक्ति को अच्छा कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार बनाता है। जिसके अंदर पल्लवन की क्षमता होगी, अर्थात बात को विस्तार से कहने की क्षमता होगी, तभी तो वो कहानी लिख पाएगा, एक छोटी सी घटना का विस्तार से वर्णन कर पाएगा, नाटक लिख सकेगा, उपन्यास लिख सकेगा। क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं ही उपन्यासकार या कहानीकार अपने समाज से, अपने जीवन से लेता है, अपने आसपास के परिवेश से लेता है, और उसको अपनी लेखन शैली के द्वारा, अपने पल्लवन करने की जो क्षमता है उसके द्वारा वो उसको एक नया रूप दे देता है। पल्लवन की रचना प्रक्रिया, विषय संबंधी चिंतन। पल्लवन करते समय हमें सर्वप्रथम विषय का अर्थ समझाना, विभिन्न अंशों की व्याख्या करना, उपयुक्त दृष्टांत या उक्तियां खोजना, निष्कर्ष प्रस्तुत करना, इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्योंकि किसी भी सूक्ति एक पंक्ति में यदि कही जा रही है तब हम उसे नहीं समझ सकेंगे, उसे
कोई नहीं समझ सकेगा जब तक कि उसका विस्तार ना किया जाए, उन एक एक शब्दों का अर्थ ना बताया जाए। विचार बिंदुओं को क्रमबद्ध लिखना। विचार बिंदु में क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात जो विचार जिस क्रम में आना चाहिए, यदि ऊपर आना चाहिए तो उसे उसी क्रम में लिखना चाहिए, और यदि नीचे आना है तो उसे नीचे के क्रम में ही देना होगा। विचार बिंदुओं में एक रूपता लाना। जो विचार बिंदु हैं वे अलग अलग दिशा की ओर ना जाएं। पल्लवन करते समय हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनमें एक रूपता हो, एक तरह की शैली में लिखे जाएं। पल्लवित सामग्री के आकार का निर्णय। ऐसा ना हो कि पल्लवन करते समय हम अपनी शब्द सीमा को खो दें, उसे भूल जाएं और बहुत लंबा चौड़ा लिख दें। हमें एक सीमा के अंदर ही किसी भी सूक्ति का पल्लवन करना चाहिए। चिंतन को लिखित रूप प्रदान करना। जो कुछ भी उस सूक्ति में कहा गया है, जो मूल तथ्य हैं, उसको लिखित रूप प्रदान करना ही पल्लवन का उद्देश्य है। पल्लवित सामग्री का पुनरीक्षण। जब हम किसी भी सामग्री को पल्लवित कर लेते हैं, उसका विस्तार कर देते हैं, तब हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मुख्य विचार की प्रमुखता। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम जो मुख्य बिंदु हैं वे पल्लवन में आए हैं या नहीं। आकर्षक उद्धरण, लोकोक्तियों का प्रयोग। हमें अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए और प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए आकर्षक उद्धरण दे सकते हैं हम, और कुछ लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। भाषा शुद्ध एवं व्याकरण संबंधी, उसमें अशुद्धियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से वह शुद्ध होनी चाहिए। पाठक के साथ संवादिता की स्थिति पैदा करना, अर्थात हमें पल्लवन इस तरह से करना चाहिए कि ऐसा लगे, पाठक को ऐसा लगे कि जो लेखक के साथ उसका बहुत आत्मीय संबंध है, अर्थात वह पाठक के मन से जुड़ जाए। पल्लवन की विशेषताएं बहुत ही संक्षेप में हम देखेंगे। प्रतिपादन की स्पष्टता, अर्थात जो कुछ भी सूक्ति या लोकोक्ति या दृष्टांत जो भी दिए गए हैं, उसमें उसका जब हम पल्लवन करते हैं तो जो उसका जो प्रतिपाद्य है वह स्पष्ट रूप से आना चाहिए। अनावश्यक बातों का परित्याग। पल्लवन का अर्थ यह नहीं है कि उसमें अनावश्यक ढेर सारी बातें लिख दी जाएं। जो भी अनावश्यक बातें हैं, जो हमें ठीक नहीं लगती हैं, उन्हें हम हटा सकते हैं। भाषा की शुद्धता और सरलता, ये शर्त तो हर एक हिंदी लेखन में है। अन्य पुरुष का प्रयोग। पल्लवन हमेशा अन्य पुरुष में ही किया जाता है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कसावट अथवा सुगठन। कसावट का अर्थ होता है कि जो वाक्य हैं वे आपस में जुड़े हुए होना चाहिए, वाक्यों का आपस में संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऊपर के वाक्य कुछ अलग कह रहे हैं, नीचे हम दिशा भटक गए, दूसरी बात को हम सामने ला रहे हैं। तो पल्लवन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक उदाहरण देखिए। अपने बच्चों के प्रति इतनी उदार कोई माँ नहीं होती जितनी की धरा। अब इसका पल्लवन करना है तो बच्चों इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या बताया गया है कि जो धरती है, धरती माता हमारी माता है। सर्वप्रथम तो धरती माँ को ही हम अपनी माँ कहेंगे, जिन्होंने इस सारे विश्व को, सारे संसार को आहार दिया, उनका हर प्रकार से उनका निर्वहन किया और हर एक चीज़ उसको उपलब्ध कराई। और इस माँ का हृदय इतना विशाल है कि हम कुछ भी करें, धरती को खोदें, चलें, हर कुछ हम धरती पर ही करते हैं। लेकिन ये धरती माँ ऐसी माँ है जो अपने आप में सब कुछ समाहित कर लेती है। इन्हीं बातों को हमें इस पल्लवन के अंतर्गत लेना होगा। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत आपने जाना आवेदन पत्र का स्वरूप, आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन पत्रों का वर्गीकरण, सार लेखन का अर्थ एवं महत्व, सार लेखन की रचना प्रक्रिया, सार लेखन की शैली, पल्लवन का अर्थ एवं महत्व, पल्लवन की रचना प्रक्रिया। व्याख्यान के अंतर्गत आपने इन संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन किया। हिंदी व्याकरण तथा रचना कृष्ण कपूर, मानक हिंदी डॉक्टर बाबूराव जोशी, भारतीयता के अमर स्वर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण तथा रचना डॉक्टर कमल सत्यार्थी एवं डॉक्टर रवि प्रकाश गुप्त। तो बच्चों, आपने सार लेखन और पत्र लेखन के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इनका उपयोग हमें कहाँ और कब करना है इस बारे में भी आपको अच्छी प्रकार से जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद।